जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस करने लगे हैं अपना रूमेटिक फीवर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा यार, रूमेटिक फीवर पता है क्या होता है? इसके पीछे एक स्टोरी सी है, बड़ी सिंपल सी, कि आपके पास एक छोटा बच्चा आता है ठीक है, और वो आपको बच्चा या बच्ची आती है, वो आपको बताते हैं कि उनके ना जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, ठीक है, और उनको लाइक फीवर भी हो सकते हैं, और साथ में उनको कोई दिल का मसला है, कोई कोई किसी किस्म का अ, दिल का मसला भी हो सकता है, हार्ट वाल्व का, माइट्रल वाल्व का कोई इशू हो सकता है, और आपने हिस्ट्री ली और उस पे पता चला कि कोई 4 हफ्ते पहले ना सोर थ्रोट भी हुआ था, मतलब गला खराब हुआ था। तो ये जो पेशेंट है ना, ये रूमेटिक फीवर का पेशेंट है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपको ना जैसे गला खराब होता है, पता ही है सबका गला खराब होता है, ये वैसे नई बात है। लेकिन एक होता है अपने पास स्ट्रेप, ग्रुप बी स्ट्रेप, मतलब हीमोलिटिक एक ग्रुप बी स्ट्रेप है, जो कि बीटा हीमोलिटिक होता है। अभी क्या चीज़ है ये, बस जो भी है खास बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, बीटा हीमोलिटिक ग्रुप स्ट्रेप। अच्छा, ये क्या करता है, अगर ये इन्फेक्शन करे ना, ये गला खराब करवाए, तो सब में नहीं, जरूरी नहीं है सब में नहीं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, एक तो गला खराब करवाए और दूसरा वो एंटीबायोटिक वगैरह ना ले, जैसे अक्सर हम लोग करते हैं, या फिर गाँव देहात में होता है कि पैसे नहीं होते, अभी जो वजह बनी होती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो अपने आप रिजॉल्व कर जाते हैं। खैर, ये जो अपने पास है ना ग्रुप बी स्ट्रेप, इसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं कुछ, जिस तरह बाकी केसेस में भी होता है। तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ भी ना बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया को तो पकड़ती हैं, लेकिन वो बॉडीज हमारी अपनी बॉडी पे भी एक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, जिस तरह के जोड़ों पे एक्ट करना शुरू कर देती है, दिल पे एक्ट करना शुरू कर देती है, स्किन में कहीं कुछ जगह पे जाके एक्ट करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। है समझ कि क्या हुआ है? एक बंदे को पहले गला खराब हुआ, ग्रुप बी स्ट्रेप हुआ, और उसको फिर उसके उस ग्रुप बी स्ट्रेप के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी थी, लेकिन वही एंटीबॉडीज बॉडी को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, और इसे कहते हैं, ये मतलब इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, क्रॉस रिएक्शन हुआ है, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस एंड टिश्यू एंटीजेंस। आई समझ कि वही जो स्ट्रेप्टोकोकल के खिलाफ एंटीजेंस बन रही थी, वही अब हमारे टिश्यूज को भी, टिश्यू के जो एंटीजेंस है, हमारे टिश्यूज है, उनको भी इफेक्ट कर रही है। तो इसमें एक से लेकर 4 हफ्ते के दौरान ये प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट, सही है। अच्छा, इसके दरमियान वाले पीरियड जो होते हैं, इसका वो ऑलमोस्ट लेटेंट पीरियड होता है। लेटेंट पीरियड वो होता है कि जिसमें सिम्टम्स नहीं आती, लेकिन मसला शुरू हो चुका होता है, तो वो लेटेंट पीरियड होता है। तो 3 हफ्तों का ना लेटेंट पीरियड होता है। तो इसलिए अपने हिस्ट्री ऐसे पूछनी होती है कि आपको ये क्या 4 हफ्ते पहले, मैं कि 1 महीने के अंदर आपका गला तो नहीं खराब हुआ था, आपने ये पूछना होता है। तो मोस्टली है ना यंग बच्चों को, लाइक 5 से 15 साल के बच्चों को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें कौन-कौन सा, इसमें कैसे हम लोग डायग्नोज कैसे करना है एक बात, दूसरा इसमें हम लोगों ने मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ें हमें देखनी है। इसको ना डायग्नोज करने के लिए ये सब कुछ छोड़कर ना पहले आप एक क्राइटेरिया पे चलते हैं, जिससे हम लोग इसको डायग्नोज करेंगे। वो है जोन्स क्राइटेरिया। क्या नाम है? जोन्स। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं, एक है मेजर क्राइटेरिया और दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये देखें कि पहले आप समझो, पहले मेजर क्राइटेरिया में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? मेजर क्राइटेरिया में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं जोन्स, JONES, जोन्स, ठीक है। जे से जॉइंट्स, मतलब पोलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, मतलब कि पहले कोहनी में आर्थराइटिस हुआ, अब शोल्डर में हो गया, या दूसरे शोल्डर में हो गया, या घुटने पे हो गया, ये जंप करे ना, एक जगह से ठीक हुआ तो दूसरे में चला गया, दूसरे से ठीक हुआ तीसरे में चला गया, इसे कहते हैं माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। तो इसमें एक तो पोलीआर्थराइटिस होते हैं, जो ओ से ओ, जो है ना, आपने ओ इस तरह नहीं बनाना, आपने ओ बनाना है इस तरह, ठीक है। तो दूसरी चीज आ गई दिल, दिल का कार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, सॉरी पैनकार्डाइटिस, मतलब पैनकार्डाइटिस होता है कि दिल की सारी लेयर्स है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं, पैन पूरा। एक होता है मायोकार्डाइटिस, जिसमें सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व हो, एक होता है एपिकार्डाइटिस, जिसमें सिर्फ एपिकार्डियम इन्वॉल्व हो। पैनकार्डाइटिस के मतलब कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, फिर सारी भी इन्वॉल्व हो सकती है, इस बीमारी में पैनकार्डाइटिस हो सकता है। अच्छा, तीसरा अपने पास आ गया नोड्यूल्स, एन से नोड्यूल्स, सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं। ई से आ गया एरिथीमा मार्जिनेटम, एक खास किस्म का रैश होता है, आप इसको गूगल कर लेना,
एरिथीमा मार्जिनेटम एक खास किस्म का रैश हो सकता है। और आखिरी आ गया साइडेनम कोरिया। साइडेनम कोरिया क्या होता है? साइडेनम कोरिया ये होता है कि बंदे को ना ऐसे, ये भी अपने गूगल में सर्च करें, बड़ी एक प्यारी सी वीडियो है, छोटा सा प्यारी तो नहीं, खैर एक बच्चा है, उसके ना ऐसे झटके से लगते हैं, कभी इस हाथ का कभी इस हाथ का। तो ये साइडेनम कोरिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। और ये 4 प्रेजेंटेशन हो सकती हैं जो कि मेजर क्राइटेरिया में इन्वॉल्व होती है। फिर आता है माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में ये होता है कि ESR या CRP रेज्ड हो। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो कि है इन्फ्लेमेशन, कोई भी ना गला भी खराब हो तो ये रेज हो जाते हैं, क्या है, लेकिन अगर ये रेज हो तो हम इसे काउंट करते हैं। दूसरा आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया होता है, आपने ना कुछ भी नहीं अगर याद करना, आपने ये बात याद रखनी है रूमेटिक फीवर में से, यही चीज सिर्फ काम की है, क्राइटेरिया काम का है। अच्छा, आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया मतलब जोड़ों का दर्द, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। आर्थराइटिस में ये होता है कि दर्द भी होती है और इन्फ्लेमेशन भी होती है। आर्थ्रेल्जिया में सिर्फ दर्द होता है। अच्छा, फिर तीसरा आ गया फीवर। फीवर बुखार होना, और TLC काउंट ज्यादा होना। TLC काउंट ज्यादा मतलब ल्यूकोसाइटोसिस होना, ठीक है। और ECG पे ना, ECG पे PR प्रोलोंगेशन मिलना, मतलब जो जितना ब्लॉक नहीं होता हार्ट ब्लॉक में, PR प्रोलोंगेशन मिलना। तो कुछ ये चीजें हैं जो कि माइनर क्राइटेरिया में काउंट होती है। अब आप कैसे पेशेंट को डायग्नोज करते हो कि इसको है रूमेटिक फीवर? तो उसके लिए ना आपको पहले दो चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजें चाहिए होती हैं, बल्कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है जी, आपको क्या चाहिए होता है कि एक तो आपको चीज चाहिए होती है एसेंशियल, एक चीज आपको चाहिए होती है कि या तो ASO टाइटर्स मिले। ASO टाइटर्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। या तो आपको ब्लड में ASO टाइटर्स मिले, और या फिर आपको जो उसके गले का आप लो स्वैब लो, थ्रोट स्वैब लो, थ्रोट स्वैब लो, और उसके ऊपर ना आपको ग्रुप बी स्ट्रेप बैक्टीरिया मिले, ग्रुप बी स्ट्रेप मिले, सही है, बैक्टीरिया मिले ग्रुप बी स्ट्रेप। अच्छा, ये चीज मस्त है, ये चीज इनमें से एक चीज हो साथ में, प्लस प्लस क्या, प्लस दो ऑप्शन है, अब आगे दो ऑप्शन है, प्लस दोनों में से एक चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? एक चीज ये हो सकती है कि एक कि दो मेजर क्राइटेरिया हो जाए, दो मेजर क्राइटेरिया हो जाए, तब आप डायग्नोसिस बना लोगे। या दूसरा तरीका क्या है कि एक मेजर हो जाए और दो माइनर हो जाए। आई समझ? अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फिल होता है तो हम उसे डायग्नोज करेंगे। लाइक मेरे पास बच्चा आया, या फिर एक बच्ची आई और उसको ऐसे मसला है, उसको कह रही है कि उसको जॉइंट पेन भी है, साथ में उसको हल्का बुखार भी है, उसको लाइक, और उसको ना कोई कार्डाइटिस साथ प्रेजेंट कर जाए तो फिर हमें लाइक जल्दी हम लोग इस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स डायग्नोज करना। उसकी वजह ये कि बड़ी एबनॉर्मल सी भी आ सकती है प्रेजेंटेशन। जिस तरह जब ये सैडनम ये आ गया ना एरिथेमा मार्जिनेटम, ये बड़ा क्लासिकल है इसके लिए, लेकिन ये आता कम है, 25% आई गेस केसेस में आता है, कम केसेस में आता है, ठीक है। लेकिन जो ये है पोलियोथायराइड से 75% केसेस में आता है। तो आपके पास नॉलेज जरा अच्छा होना चाहिए कि यार जॉइंट्स के साथ आया पेशेंट, साथ में फीवर भी है, और कुछ और चीजें भी आपको मिली। तो आपने अब इसके लिए ना सोचना शुरू कर देना है कि रूमेटिक फीवर हो सकता है। आप सबसे पहले उसका ASO टाइट्रेस करवाओगे। ASO टाइट्रेस ये होता है कि ब्लड के अंदर ना हमारे पास दो तरीके हैं कि हम, मतलब यूं समझ लो कि जब किसी बंदे को इन्फेक्शन होना ग्रुप बी स्टेप में, तो उसके अंदर ना कुछ कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, और उन्हीं को चेक करते हैं, उनको कहते हैं ASO टाइट्रेस, एंटी स्टेप्टोलाइसिन O, आई गेस ये इसका नाम है, ठीक है। तो मतलब समझ आई कि वो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो जो स्टेप्टोलाइसिन O बनाते हैं, और उसके उस स्टेप्टोलाइसिन O के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनती हैं, इसको कहते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन O। तो इनको चेक करके ना, ASO को टाइट्रेट करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हुआ था। आपको या तो ये चीज मिल जाए, या फिर आपको वो मिल जाए, आपने स्वैब करवा लिया उस बच्चे के नेक जो अपना उसका, ठीक है, गले का, और उसमें आपको ग्रुप बी स्टेप, इनमें से एक चीज मिल गई। उसके बाद फिर आपने देखना है क्राइटेरिया की तरफ चले जाना है। उसके बाद आपने, या तो आपको लाइक दो चीजें मिल गई, मुझे ज्वाइंट पेन भी मिल गया और मुझे नोड्यूल भी मिल गया, ठीक है, तो मतलब मेरा डायग्नोसिस बन गया रूमेटिक फीवर का। अगर मुझे सपोज एक चीज मिलती है, मुझे सिर्फ ज्वाइंट मिल रहे हैं, तो मैंने माइनर क्राइटेरिया में सिर्फ दो ढूंढने हैं, या तो ESR मिल गया, लाइक फीवर मिल गया, तो मेरा डायग्नोसिस बन गया। लेकिन पहले ये मस्ट होना, ये चीज मस्ट है, ये मस्ट है, पहले ये चीज हो, ठीक है ना।
इसके बगैर आपको भला जो भी मिलता रहे आप नहीं इतना उस तरफ जाना। सही है, चलो ये है अपने पास यूमेटिक फीवर। अब इसमें होता क्या है, बाकी तो चलो सिम्टम्स जो है ना वो आपने खुद ही देख लेनी है। जो जोन्स जो मेजर क्राइटेरिया उसमें से जो जोन्स का ओ है ना इस पे डिस्कस करूंगा, ओ पे। अब होता ये है कि ये बच्चे ना दिल के मसले के साथ आते हैं, जो हमारे लिए असल कंसर्न है। हमारा चैप्टर कार्डियोलॉजी है ना, तो उसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दिल के मसले के साथ आते हैं। इनमें ना ये होता है कि जो इनका अपने पास ये वाला वाल है, माइट्रल वाल, मोस्टली ये इफेक्ट होता है कि इस एरिया पे ना लाइक माइट्रल वाल कमजोर हो जाते हैं। तो उसकी शुरू में जब कमजोर हो जाता है तो फ्लोपी साइड लेवल ऐसा हो जाता है, तो माइट्रल वाल की रिगर्जिटेशन हो जाती है। और लेटर चूंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, वहाँ फाइब्रोसिस हो सकती है, तो ये माइट्रल वाल ज़रा सख्त हो जाता है, अकड़ आ जाती है इसमें, तो माइट्रल स्टेनोसिस हो सकती है। तो लेटर एजेस में माइट्रल स्टेनोसिस होती है, शुरू में माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। सही है, तो ये लेटर स्टेनोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। और अच्छा, मजीद पता है क्यों मायोकार्डाइटिस क्यों हो रहा है और बाकी प्रेजेंटेशंस क्यों आ रही हैं? ऐसे पहले ही बता चुका हूँ कि वो एंटीबॉडीज जो बनी थी ना उस बैक्टीरिया के खिलाफ, वही एंटीबॉडीज जाके ज्वाइंट पे डिपॉजिट होंगी, या दिल पे डिपॉजिट होंगी यहाँ, या स्किन में डिपॉजिट होंगी, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आएगी। दिमाग में डिपॉजिट होगी तो साइड कोरिया आएगा। तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। आई समझ? अब इसको हम लोग देखते हैं बुक में क्या लिखे है। अच्छा, एक मिनट बस। हाँ जी, रूमेटिक फीवर आ गया। इसमें 3 हफ्तों बाद प्रेजेंट करता है, बच्चों में मोस्टली होता है। फ्रेंजाइल इन्फेक्शन होगा, ग्रुप बी स्ट्रेप करवाएगा, और क्रॉस रिएक्शन की वजह से ये होगा प्रेजेंट। और अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस अगर हो तो मे डेवलप 3% चांस होता है रूमेटिक फीवर डेवलप होने का। ठीक है, और पता नहीं क्या उसने लिखा है। अच्छा, इसमें एक और बात है, अब हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसे प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। प्रिवेंट मतलब अब इसमें ये है कि आप उनको नॉलेज वगैरह दो या फिर उनको बताओ कि भाई गला खराब हो तो गोली खाओ, लेकिन आप इसको फिर भी ना ये हो अगर हो जाए, इसको वर्स होने से हमने बचाना है। पता है क्यों? देखो, जितनी बार इन्फेक्शन होगा ना, जितनी बार यही बैक्टीरिया गला खराब करेगा, उतनी बार वो एंटीबॉडीज इसके खिलाफ मजीद बनेंगी, और जितनी ज्यादा वो एंटीबॉडीज बनेगी वो जाके फिर हमारी बॉडी को उतना ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो हार्ट का इशू भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ना इन लोगों को हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली ना पेंसिलिन देते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली स्पेलिंग लिख लेना, पेंसिलिन देते हैं। पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, बेंजीथाइल पेंसिलिन के नाम से आती है, इसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसकी एक रूटीन होती है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लाइक 2 हफ्तों बाद या महीने बाद ये इंजेक्शन लगवाना होता है इन्होंने। और इसका मकसद ये होता है कि इन लोगों को गला खराब ना हो, मतलब ये वाला बैक्टीरिया, एटलीस्ट इस बैक्टीरिया की वजह से गला खराब ना हो, और ये एंटीबॉडीज ना बने, और दिल का मसला ना हो। आई समझ? तो ये इसका तरीकाकार होता है। अच्छा, अब इसके हवाले से एक जो बात इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूं, इस मेडिसिन के हवाले से ये रिएक्शन कर देती है, हर एक में नहीं, लेकिन इससे ना रिएक्शन का रिस्क होता है, हमने देखे हैं कई पेशेंट्स। तो उसके लिए ना पहले थोड़ी सी ना इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के नीचे थोड़ा सा, और वेट करते हैं, देखते हैं कि वो रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर वहाँ कोई ऐसे रेडनेस वगैरह या इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती ना, फिर वो इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं, फिर रूटीन में लगा सकते हो। बस एक दफा चेक करना होता है कि रिएक्शन तो नहीं हो रहा। मतलब हर बंदे का अपना हिसाब होता है ना। तो इसका इंसिडेंस देखो बहुत ज्यादा है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 100 बंदा पर 1 लाख में 100 बंदा बहुत ज्यादा मिकदार है। इतने ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और इनको आप बचा सकते हैं, एटलीस्ट काउंसिल कर सकते हैं। पैथोलॉजी यही है कि इन्फ्लेमेशन होगी मुख्तलिफ कोलेजन के, मतलब टिश्यूज में, मुख्तलिफ जगह पे, जॉइंट्स में, ब्रेन में, स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। सही है। और जो प्राइमरी रिमेटिक कार्डाइटिस है, मेनली वो वाल्व्स को इफेक्ट करता है, माइट्रल और एओर्टिक। इनमें से भी कोई पूछे तो माइट्रल वाल्व, ये दोनों वाल्व्स अगर आप देखो ना, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के हैं, माइट्रल और एओर्टिक, है ना। अच्छा, इसमें ना एस्च ऑफ बॉडीज क्या होती हैं इनका ना, अगर आप वो करो ना, जो मतलब दिल का बायोप्सी करो, उसकी बायोप्सी के अंदर आपको एस्च ऑफ बॉडीज मिलती है, एस्च ऑफ नोड्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक लियन, हाँ ये एस्च ऑफ बॉडीज है, नोड्यूल्स लिखा हुआ है। खैर, ये ग्रैन्युलोमेटस लाइक लियन होती है, आप इसको गूगल करके बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। तो इसमें कुछ आपको एक तो जायंट सेल्स मिल रहे होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियाई ऐसे मतलब मौजूद होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होते हैं, जो कि एस्चोफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, एस्चोफ सेल्स कहते हैं। और उसके अलावा आपको लिम्फोसाइट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, और इसके अलावा आपको ल्यूकोसाइट्स भी गार्डन मिल रहे होते हैं, और साथ में बीच में नेक्रोज एरिया मिल रहा होता है, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस का। तो क्या ये एक करेक्टरिस्टिक
इस तरह का आपको ना हिस्टोलॉजी में लाइक मसल के अंदर आपको कुछ कुछ एरियाज इस तरह के नजर आएंगे जहाँ आपको एच ऑफ बॉडीज मिलेंगी। तो ये क्लासिकल डायग्नोसिस है अगर आप बायोप्सी करो, लेकिन बायोप्सी तो नहीं हम हर जगह कर सकते। अच्छा, जो माइट्रल वाल्व है वो 75 to 85% इफेक्ट होता है। ये इनिशियली इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन आती है, लेकिन लेटर फेज में वहाँ फाइब्रोसिस होने की वजह से माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है। अच्छा, कार्डाइटिस जो है वो एटलीस्ट 50% पेशेंट्स में होता है रूमेटिक फीवर के, इतना ज़्यादा लाइक है। और इसमें एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम सारी इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसे पैनकार्डाइटिस कहेंगे हम लोग, पैनकार्डाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स उसने ना इसको छोड़ो, क्लिनिकल फीचर्स में ना आप ये याद करो, ये क्राइटेरिया याद करो। इसमें मेजर क्राइटेरिया में 5 चीज़ें आ गई, जोन्स के नाम से याद रखना है। और माइनर में फीवर, आर्थ्रेल्जिया, प्रीवियस हुआ हो रूमेटिक फीवर, ये मैंने मिस कर दिया था, ईएसआर और सीआरपी रेज्ड हो, ल्यूकोसाइटोसिस हो और ईसीजी पे पीआई इंटरवल ज़्यादा हो। ये 3 चीज़ें हो और साथ में ये सपोर्टिंग एविडेंस हो, लाज़मी हो, या तो एएसओ टाइटर हो या फिर पोस्ट थ्रोट कल्चर हो। ठीक है, तो फिर आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हो। ये चीज़ मस्ट है। और इसका मैंने आपको क्या बताया, या तो 2 मेजर हो या 1 मेजर और 2 माइनर हो, तो इस तरह आप डायग्नोस कर सकते हो। अच्छा, अब कार्डाइटिस के मतलब उसने इतनी बातें बता दी कि इसमें कैसे-कैसे फीचर्स, कार्डाइटिस में क्या-क्या होगा, सब कुछ। अब माइग्रेटरी इसको बस आप इन चीज़ों को ना, मेरा नहीं ख्याल इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। इनके लिए अगर हद आपने कुछ करना है ना, तो मैं आपको लाज़मी इसकी वीडियो, इसकी तस्वीर देख लेनी है आपने। ये देख लोगे ना, तो ये भूलेगी नहीं, ठीक है? जो कोरियाज़ में मुझे सबसे पहला कोरिया याद हुआ था ना, वो साइडेनहम कोरिया ही था। अच्छा, और इसमें आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है, थ्रोट स्वैब करा लिया, डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। एएसओ टाइटर्स करवा लिए, वो आपको समझा देगा इसमें कि क्या होते हैं। ईएसआर सीआरपी करवा लिया, डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल क्यों करवा रहे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए, डायग्नोसिस के लिए। एक्सरे क्यों करवा रहे हैं, कार्डियोमेगाली देखने के लिए, या फिर कोई कार्डाइटिस का साइन अगर मिल जाए। ईसीजी क्यों करवा रहे हैं, पीआर इंटरवल ज़्यादा देखने के लिए। कुछ भी नहीं, ईजी, वही क्राइटेरिया से सब कुछ याद हो गया हमें। चलो जी, एको क्यों करवा रहे हैं, एको ये देखने के लिए कि माइट्रल वाल्व या एओर्टिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी अभी तक, वो देखने के लिए, इजी पीजी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन वही बातें आ गई। ट्रीटमेंट क्या करेंगे यार, एक तो है ना उसको भी जो उस टाइम के लिए वो यही है कि बेड रेस्ट वगैरह करो, टेम्परेचर के लिए वो देखो, पैराडोल वगैरह दो, या फिर जो भी आपने करना है। और ये तो इनिशियल मैनेजमेंट है। और एस्पिरिन वगैरह दो, ये है जो उसी टाइम की स्टीरॉइड्स दो, लाइक ये जो उस टाइम फेज हो गया, जो हो गया उसके लिए ट्रीटमेंट है ये, प्रिवेंशन नहीं है ये। जो हो गया उसकी ट्रीटमेंट ये सैलिसाइड लेयर्स दो, ताकि एस्पिरिन वगैरह उसकी क्या कहते हैं, ये ना हो, पुल या थ्रेड्स वगैरह जो है आई गेस उसके लिए दे रहे हैं, क्योंकि एस्पिरिन पेन किलर भी है ना, मे भी उसके लिए दे रहे हैं। रिड्यूसेस फीवर, पेन एंड जॉइंट स्वेलिंग, बिल्कुल उसके लिए दे रहे हैं, सही है। अच्छा, और स्टेरॉइड्स दो, क्योंकि आपको पता है जब एंटीबॉडीज आके काम खराब करती हैं तो उनको रोकने का तरीका क्या है, स्टेरॉइड्स जिंदाबाद। स्टेरॉइड्स दो एंटीबॉडीज को, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स है ना। अच्छा जी, ये हो गया शुरू में कुछ अरसे के लिए। उसके बाद एक दफा का एपिसोड रिजॉल्व हो गया। अब है प्रिवेंशन। वो कैसे, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि अभी इसमें मेरा ख्याल है प्राइमरी प्रिवेंशन में ये होता है कि हुआ ही नहीं है, आपने शुरू से बचाना है किसी को, शायद मेरा ख्याल है ये होता है। सेकेंडरी ये होती है कि एक्सपोजर हो गया है, एक दफा हो गया, उसके बाद बचाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शायद यही होता है कि देखो ना, इसमें है कि प्रिवेंशन फ्रॉम रिकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर, ये दोबारा होने से बचाना है। और इसमें है प्राइमरी अटैक से प्रिवेंशन, के हो ही ना किसी बंदे को, तो उसकी मैनेजमेंट ऐसी है। देखो, पेंसिलिन ही है मैनेजमेंट, क्या है, पेंसिलिन, बेंजाइल पेंसिलिन, इंजेक्शन लगाना होता है और बस अपनी तरतीब से लगाए रखना होता है। प्रोग्नोसिस क्या है, जो पहला एपिसोड है वो महीने, कुछ एक लास्ट महीना, 1 महीने तक रह सकते हैं, और बड़ों में हफ्तों तक रह सकते हैं। और और अगर इसकी ट्रीटमेंट मेरे ख्याल ना हो तो 10 सालों के बाद ना 2/3 लोगों में कोई दिल का मसला हो जाएगा, किसी को मतलब मोस्ट प्रोबेबली माइट्रल स्टेनोसिस हो जाएगी, माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होगा 90% केसेस में, ठीक है। क्रोनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज, ये भी कुछ यही बातें होंगी, आपने इसको पढ़ लेना है, वही मतलब वही बातें। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये क्या है यार, देखो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें ये है कि अपने पास आ गई ये आ गया अपने पास हमारा छोटा प्यारा दिल का दुलारा हार्ट,
सही है, ये इसका आ गया एवे नोड, ये आ गया इसका एसए नोड। अच्छा, अब ऐसे इनकी जरूरत नहीं थी बनाने की, चलो अब हमने बनानी है ये इसकी आ गई एंडोकार्डियम, जो कि एक मिनट, अच्छा जी, ये देखें मैंने वैसे ही बस कोशिश की बनाने की, तो ये अपने पास एपिकार्डियम है, और ये मायोकार्डियम है, और ये एंडोकार्डियम है, सही है। और ये हम लोग ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल है, तो ये जो है ना ये वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स हैं, मतलब कि ट्राइकस्पिड और माइट्रल, ये वाल्स हैं। अच्छा, तो अब ये एंडोकार्डियम है, इस एंडोकार्डियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो ना तो उसको कहते हैं एंडोकार्डिटिस। अब लेकिन आपको देखने वाली बात जो मैं बताना चाहता था ना वो ये है कि आप देखो ये वाल्स के ऊपर भी एंडोकार्डियम होती है, सही है। अंदर वाली जितनी भी दिल की साइड है उस पर एक लेयर होती है एंडोकार्डियम की, भला वो वाल्स हो भला वाल्स हो। तो एंडोकार्डाइटिस जो होता है ना, हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो मोस्टली एरिया इफेक्ट हो रहा होता है वो होता है ये वाल्व इफेक्ट हो रहे होते हैं, इनके ऊपर वाली एंडोकार्डियम इफेक्ट हो रही होती है, सही है। और तो ये अब होती कैसे है, ठीक है, होती ऐसे है कि सपोज एक बंदा है आईवी ड्रग यूजर, वो क्या है, आईवी ड्रग यूजर मतलब नशेड़िया टीके लगाते हैं विरकों के अंदर, और टीका वो ऐसे गंदे मंदे टीके होते हैं, ना कोई हाइजेनिक मेजर्स होती हैं, तो वो बैक्टीरिया भी साथ में ट्रांसफर हो सकते हैं, जिस तरह के स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस भी एक बैक्टीरिया की टाइप है, तो ये भी ट्रांसफर होती है। अब ये क्या करेगी, ये वेन्स के अंदर चला जाएगा वायरस, और वेन्स से होके कहाँ जाएगा, ये वेन्स सुपीरियर वेन के अलावा इंफीरियर वेन के अलावा जहाँ भी जाएगा वहां से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में आके यहाँ वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करेंगे, ठीक है। तो इस वाल्स के ऊपर, इसके एंडोकार्डियम के ऊपर, तो इसे कह देंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये रीजन है, ये एक रीजन है, और भी सोर्सेज होते हैं जिससे बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, तो मतलब ब्लड में जाएंगे किसी भी तरीके से, और वहां से भी वो चले जाएंगे हार्ट के अंदर, तो जाएंगे जाएंगे ना, जब खून में जाएंगे तो फिर वहां से हार्ट के वाल्स को इफेक्ट करेंगे और उसे करवा देंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, अब ये हो गया एक बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इससे क्या होगा, ये हो कोई बड़ी बात है, नहीं ये बड़ी बात है। यहाँ होगा इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ होगी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होने से ना यहाँ वेजिटेशंस बनेगी, वेजिटेशन मतलब छोटी छोटी सी ना, ऐसे छोटी छोटी सी, मतलब वेजिटेशंस कैसे बन गई, यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई। अब आपको पता है यहाँ कंटिन्यूसली खून फ्लो करे, ऐसे ही ना, यहाँ से खून फ्लो करे, तो जब यहाँ इन्फ्लेमेशन होती है ना तो वहाँ खून, कह लो क्या कहते हैं, खून का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है, यहाँ इन्फ्लेमेशन होती है ना, नालियों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ एक तो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, दूसरा प्लेटलेट्स भी आके इकट्ठे हो जाएंगे, और फाइब्रस टिश्यू भी थोड़ा सा आ जाएगा, तो वो एग्रीगेशंस बन जाती हैं छोटी छोटी सी, और वो एग्रीगेशंस जो है ना ये बाद में उतर के खून के अंदर जा सकती है, दिल के अंदर जा सकती है, और दिल से फिर मतलब राइट एट्रियम से जाएगी इधर बॉडी में, और इधर से जाएगी लंग्स के अंदर, ऐसी है ना, तो ये जाएंगी, और जाकर ये छोटी छोटी सी जो वेजिटेशन है ना, ये मुख्तलिफ एरियाज में जाके कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है, और आपको पता है ये वेजिटेशन में बैक्टीरिया भी है ना, तो ये बैक्टीरिया भी साथ जाएंगे और जाके वो एक तो ब्लॉकेज भी करवाएंगे और इन्फेक्शन भी काज करवा सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन में ना एक प्रेजेंटेशन होती है स्प्लिंटर हेमरेजेस। स्प्लिंटर हेमरेजेस ये होते हैं कि आपकी नाखूनों के नीचे ना आपको ऐसे ना लाइन लाइन में स्प्लिंटर हेमरेजेस नजर आते हैं, लाइन लाइन नजर आती है खून की जैसा तरेरें पड़ी हों, और उस वो यही हुआ होता है कि यहाँ से पीछे से थ्रोम्बस आया था, उसने आके ना इस नाली को ब्लॉक कर दिया, जो उस कैपिलरी को ब्लॉक कर दिया, और वहाँ इन्फेक्शन भी काज कर दिया, तो वो इस वजह से ना स्प्लिंटर हेमरेजेस बनते हैं, ये एक लेयर है। इसी तरह जानवे लीन्स बनती हैं, जानवे लीन्स, जानवे लीन्स स्पेलिंग देखना गलत है शायद, जानवे लीन्स भी बन सकती हैं। इसी तरह मतलब जानवे लीन्स क्या होती हैं, या मैं जिस तरह से तो मुझे याद नहीं है जानवे लीन्स क्या होती हैं, खैर इसके अलावा और भी आंखों में भी कोई मसला होता है, वो मुझे दोनों ही याद नहीं इस टाइम। तो मतलब ये रीजन यही होती है कि वेजिटेशन उतर उतर के जाती है बॉडी में, और जाके मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों को इफेक्ट करती है, और वो आती है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, असल सवाल तो ये है। भाईजान पेशेंट ऐसे आएगा आपके पास, एक पेशेंट को होगा बुखार, वो भी हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बैक्टीरिया, लेकिन हम लोग फिलहाल जो हमने लिया ना स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उस केस को डिस्कस करते हैं। पेशेंट आएगा हाई ग्रेड फीवर होगा एक तो,
और न्यूली डायग्नोज्ड कोई दिल का मसला होगा कि पहले कोई नहीं था, अब कोई दिल का मसला हो, दिल के वाल का, जैसा कि मरमराना लग गया है या कोई उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गई है, इस तरह ये दो चीजें अगर आपको मिलती है, न्यूली डायग्नोज्ड दिल का मसला कि पहले कोई नहीं था, और दूसरा बुखार, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है। आई समझ? हाँ, इसी तरह कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं बुक ने कितना बताया है, उसको डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है हार्ट के वाल्स का या उसकी लाइनिंग का, ठीक है, कार्डियक चैम्बर्स की लाइनिंग का। और रूमेटिक हार्ट डिजीज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहाँ से आ गई है? ये वो नहीं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस पढ़ रहे हैं हम लोग तो, सच एज ये। अच्छा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के मतलब, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? देखो, अब बैक्टीरिया तो हमारे खून में भी जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा जिनमें पहले से दिल का कोई मसला हो, तो उनमें जाके इन्फेक्शन काज करना जरा आसान है। या फिर ये तो है ना, मतलब ये चल रहा हो, माइट्रल रिगर्जिटेशन में स्नोसिस, कोई भी मसला चल रहा हो, या फिर जेनिटल हार्ट डिजीज चल रही हो, एएसडी बीएसडी, दिल में सुराख हो, ऐसी ऐसी चीजें, कोआक्टेशन हो, योटा, मतलब पहले से कोई मसला चल रहा हो ना, तो उनमें करना ज्यादा ज्यादा आसान है। प्रोस्थेटिक वाज होते हैं जो आर्टिफिशियल वाज लगवाते हैं, उनमें होने का ज्यादा चांस है, आई समझ? तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। और माइक्रोबायोलॉजी देखी जाए तो बैक्टीरिया कौन कौन से करवाते हैं, उसने अब ये सारे नाम लिखे हुए हैं, और अब आई डोंट नो अपने याद करने, हम लोग याद करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ प्रोस्थेटिक वाल एंडोकार्डिटिस, सही है, ये भी जो भी चीज़ अब सही है। अच्छा, अभी इसने कुछ बैक्टीरिया के मतलब बताया, मैं इनका बेसिक बेसिक सब बता देता हूँ, अगर अपने नाम याद करने हैं सिर्फ, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एक सबसे जो कॉमन होना चाहिए था, स्टेफाइलोकोकस आरियस आना चाहिए था पहले। स्टेफिलोकोकस आरियस ये मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट एंडोकार्डिटिस का, और ये आईवी ड्रग यूजर्स में जो नशेई होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ये उनमें कॉमन है जिनमें हार्ट का पहले से कोई इशू हो। अगर पहले से कोई इशू है ना, किसी बंदे को पहले रूमेटिक डिजीज थी, उसको मेट्रोस्टेनोसिस थी, अब उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो गया है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होगा ना, वो स्ट्रेप विरिडेंस हो सकता है। उसके अलावा जो जिनके दांतों की सफाई वगैरह नहीं रखते, तो उनमें भी हो सकता है। अच्छा, फिर एंटेरोकोकस फेकलिस नाम से जाहिर है, ये कोलोन फिकेलिस एंटेरोकोकस नाम से जाहिर है। तो ये ना, मतलब ये पाया जाता है आपकी पेरिनेल एरिया में, और फीकल बैक्टीरिया है। तो अगर वहां से इन्फेक्शन हुआ है ना, मतलब इन्फेक्शन कोलोन से फैला है खून में, तो मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बैक्टीरिया था। अच्छा, अगर पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो स्टेफाइलो, और आपने कोई प्रोस्थेटिक वाल्व वगैरह लगाया था, तब जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ना, यार यहाँ लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस एल्बस, लेकिन मैंने जो पढ़ा है ना वो है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस, सही है, तो ये थोड़ा डाउट है मुझे। अच्छा, ग्राम नेगेटिव आर मोस्टली एसोसिएटेड विद, ये भी मुझे नहीं पता, फंगल इन्फेक्शंस भी काज करवा सकते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं जरूरी, फंगल कैंडिडा और एस्पेरजिलस वगैरह ना, ये भी काज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि जब भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, तो उसमें पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, फंगस हर जगह नहीं ग्रो करती, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो ही फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, अब ये क्या चीज है यार, देखो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस समझ आ गया ना कि इन्फेक्शन हुआ, नॉन इन्फेक्टिव में यह कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद बाकी सब कुछ सेम है। तो अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि अच्छा, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो ये वेजिटेशन कैसे बनी? वो तो आपने हमें समझा दिया था, बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन करवाई और सब कुछ वेजिटेशन बनी। तो मेरा जवाब है कि यार, इन्फ्लेमेशन होने के लिए क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही जरूरी है? नहीं, अगर ओल्ड एज में तो भी हो सकता है ये चीज, इन्फ्लेमेशन, मतलब बार बार खून यहाँ से गुजर रहा है और कुछ वेयर एंड टेयर चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। एक बड़ी मेलिग्नेंसी एक कंडीशन है, मेलिग्नेंसी में ना हाइपर कोएगुलेबल रिस्क होता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ वो वेजिटेशन कैसे बनी, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुए, फिब्रिन थोड़ा सा आके अटैच हुआ, थोड़ी सी ऐसे ऐसे हुआ ना, तो मेलिग्नेंसी में तो वैसे ही हाइपर स्टेट है, तो उसमें क्या ये प्लेटलेट्स वगैरह एग्रीगेट नहीं हो सकते? तो ठीक है ना। इसी तरह एक होती है एसएलई, भाई अल्लाह माफ करे गंदी बीमारी है, बीमारियां तो सारी बुरी हैं, लेकिन एक एसएलई है, तो इसमें ये है कि ये भी इसमें भी होता है, और इसमें भी नॉन इन्फेक्टिव होता है कि इन्फेक्शन कोई नहीं होता, लेकिन एंडो सेम प्रेजेंटेशन होती है, बुखार वगैरह भी नहीं होता, लेकिन इनमें ना बुखार भी नहीं होगा, एसएलई लिखा हुआ है और ये सब कुछ लिखा हुआ है। पैथोलॉजी मैंने आपको समझा दी, वही है पैथोलॉजी।
अच्छा, और एम्बोलिज्म बनने का यहाँ से उतर-उतर के जाएँगे और फिर मेटास्टेटिक इन्फेक्शन होगा, ऐसे फैलेंगे और वो डिपॉज़िट होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। टाइप्स आ गई, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट और प्रोस्थेटिक एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये है जो दिनों से लेके हफ्तों में प्रेज़ेंट हो। सब एक्यूट ये है जो कि हफ्तों से लेकर महीनों में प्रेज़ेंट हो। और प्रोस्थेटिक मतलब पहले प्रोस्थेटिक वाल लगा हो उसे। उसने वैसे ही ये कैटेगरी तो ऐसे बीच में ठोकी है धक्के से। अच्छा, चलो, तो हमने देखना है कि तो एक्चुअली जो सब एक्यूट और इसमें डिफरेंस पता है क्या है? इसमें बैक्टीरिया की बेसिस पे डिफरेंस है। अगर है ना स्ट्रेप्टोकोकस वीरिडेंस करवा रहे हैं इन्फेक्शन, तो वो असल में स्लो करवाता है और इतना खतरनाक करवाता भी नहीं है, और सब एक्यूट करवाते हैं और बुखार भी इतना तेज नहीं होता। अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करवा रहा हो ना, तो ये बड़ा जल्दी करवाता है और गंदा करवाता है और नुकसान भी बड़ा करता है दिल का। ठीक है, दिल का नुकसान तो और भी बहुत सी चीजें करती हैं, लेकिन ये भी बहुत करते हैं। तो उसमें यही है कि फीवर भी हाई ग्रेड होते हैं। बाकी सब आपने इसको देख लेना है। बस इतनी बातें वैसे बहुत है। प्रोस्थेटिक यही है कि प्रोस्थेटिक वाल लगाओ, और ये लिखा हुआ स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ये मोस्ट कॉमन है। इसने लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस अल्बस, इसका मुझे नहीं आइडिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? बुखार होगा, पेटिके होंगे, पेटिके या म्यूकोजल हेमरेजेस या पेटिकल हेमरेजेस इन रेटिना। इसकी रीजन आप खुद सोच सकते हो। स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में। ठीक है। अच्छा, फीचर्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। यार ये अब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस तो एक्चुअली नहीं होती, वेजिटेशंस होती हैं और वो डिपॉजिट होती हैं जाके। इसने लिखा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेट करते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं। तो इसके लिए इसको ना आपने काइंडली थोड़ा सर्च करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वेजिटेशंस ही होती हैं, और वो फिर जानवी लियंस कराते हैं, बल्कि पढ़ते रहते हैं साथ साथ। क्या होती हैं? स्मॉल फ्लैट एरिथमेटस नो टेंडर मैक्यूल्स ऑन थिनार एंड हाइपोथिनार एमिनस। मतलब कि पाम के ऊपर, हाँ, ये पाम के ऊपर जो अपनी थिनार और हाइपोथिनार एमिनस है ना, यहाँ पे फैट से ना नोड्यूल से बन जाते हैं, जिसमें पेन नहीं होती। ठीक है, पेन वाला मसला नहीं होता। फिर अगर स्प्लिंटर हेमरेजेस जो कि नाखूनों के फिंगर टोज पे, नेल टोज में होती हैं, मैंने आपको बताया था। ओस्लर नोड्स ये आंखों में बनते हैं, मैं बता रहा था। नहीं सॉरी, ये ओस्लर नोड्स आंखों में नहीं, ये बनते हैं फिंगर टिप्स पे, टोज पे, पाम्स पे, सोल्स में, और ये पेनफुल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हार्ड, पेनफुल, टेंडर सबक्यूटेनियस स्वेलिंग्स होती हैं। अच्छा, आँखों की भी आँखों का भी लियंस थी, वो शायद उसने यहाँ रेटिना में डिस्कस किया। हाँ, रोथ स्पॉट्स आँखों में ना वो बनते हैं, पट्टी वगैरह होते हैं, उसे रोथ स्पॉट्स कहते हैं। तो 4 ये क्लासिकल याद रखनी है: रोथ स्पॉट्स, जानवे लियंस, स्प्लिंटर हेमरेजेस और ओस्टर नोड्स। अच्छा, फिर आगे फीचर्स ऑफ वेल्वुलर डिस्फंक्शन। अब जब वाल्व का डिस्फंक्शन होगा तो आपको उस बंदे में मरमर, कुछ नया मरमर, न्यूली डायग्नोस्ड मरमर सुनाई देगा, पहले नहीं था। उसमें रिगर्जिटेशन होती है मोस्टली। और फीचर्स ऑफ एम्बोलिज्म क्या होंगे कि जो अ, वो जाके इन्फाक्शन करवाएगा मुख्तलिफ जगह पे। ब्रेन में जाके स्ट्रोक करवा सकता है, किडनी में जाके हेमोचूरिया, हार्ट में इन्फाक्शन, एमआई करवा सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करा सकते हैं, स्प्लीन में स्प्लेनिक इन्फेक्शन करा सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज में काजिंग गैंग्रीन करवा सकता है अगर बड़े साइज का हो तो। और फीचर्स आगे, क्लिनिकल फीचर्स ऑन इन्फेक्टिव, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। इसको क्या डिस्कस करना, डायग्नोसिस कैसे करेंगे यार? अगर आपकी हाई सस्पिशन है इन्फेक्टिव कार्डिटिस की, सबसे पहले आपने पता है क्या काम करना होता है? इसमें आपने ना सैंपल लेने होते हैं ब्लड के, एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 सैंपल लेने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे विद इन 24 आवर्स। पहले 24 घंटों में ना 3 से 4 जगह पे डिफरेंट व्यूनोपंचर साइट्स पे, मतलब डिफरेंट जगहों से ना सैंपल लेने होते हैं और उनको फिर ब्लड कल्चर के लिए भेजने होते हैं। और उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली बैक्टीरिया कौन सा है जिसने इन्फेक्शन करवाया है। एक चीज ये हो। अच्छा, साथ में ना अगर नेगेटिव कल्चर आने के काजेस लिखे हुए हैं, अगर आपने सही से सैंपलिंग नहीं की, अगर इन्फेक्शन ही फंगल था, तो फंगल तो आपने तो बैक्टीरिया कल्चर करने की कोशिश की है। और अगर सोशल मीडिया आपने मीडिया सही इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कुछ आ सकते हैं। ठीक है, ये उसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और बाकी कुछ और टेस्ट भी साथ में करवाने हैं आपने, यानी ये सारे टेस्ट भी आपने करवा लेने, सिंपल सिंपल से टेस्ट हैं। और आपने एकोकार्डियोग्राम करा लेना है वेजिटेशंस देखने के लिए, वाल का डैमेज देखने के लिए। एब्सेस भी बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया ना वाल का, तो जो वाल के नीचे करके ना यहाँ करके कोई, आपको बताऊं तो मैं, यहाँ ना एब्सेस भी बन सकती है, और ये बहुत ज्यादा डैमेज करती है हार्ट को। तो वो भी बन सकती है, वो भी नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, फिर उसके अलावा आप क्या करा सकते हो, एक मिनट सॉरी, उसके अलावा आप ईसीजी करा लो, एक्सरे करा लो, यूरिन एनालिसिस करा लो, सीरोलॉजी टेस्ट करा लो।
ठीक है, आपको फिलहाल ये नाम भी सारे याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है, आप कुछ भी लिख दोगे वो चीज निकल आएगी कहीं ना कहीं से। तो या तो आप उसको एग्जैक्ट रीजन पता हो ना, तो उसके लिए भाई डीप डाउन जाना पड़ेगा कि क्यों एक्सरे करवा रहे हो, क्यों ईसीजी करा रहे हो। तो इतना नहीं, अगर आपने इतना नहीं तो बस याद रखो, रट्टा मारो, कहीं भी आए पूछिए उसने ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एको, ये तो इन्वेस्टिगेशन मतलब फिक्स है, किसी भी दिल के मसले में करा लो, कोई नहीं। ये तो ये जो लिखी हुई है ना, इसमें ये ब्लड कल्चर निकाल दो, बाकी आप दिल के किसी भी मसले में करा लो, कोई नहीं, देखी जाएगी। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं यार, इसके लिए भी ना क्राइटेरिया होता है, उसको कहते हैं ड्यूक्स क्राइटेरिया। जैसे हम लोग जोन्स क्राइटेरिया पढ़ के आए ना पिछले वाले के लिए, इसके लिए होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया, और इसमें भी इसी तरह ही है। एक है मेजर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया ये दो हैं, ठीक है, या तो कोई ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाए, सही है, या फिर एंडोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट का कोई एको पे ना एंडोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट का आपको पता चल जाए, या न्यूक्लियर डायग्नोस मर्मर, मतलब इनमें से दो में से कोई भी एक चीज आप, मतलब ये दो चीजें मेजर क्राइटेरिया में है, और जो माइनर क्राइटेरिया ना उसमें वही है। देखो, एक तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का होना, कि मतलब वो टीके लगाता था, या फिर उसको प्रोस्थेटिक वार लगा हुआ था, या फिर उसको दिल का पहला मसला चल रहा था, तो ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। एक ये हो गया, बुखार होना 100 डिग्री से ज्यादा, तभी बुखार काउंट करते हैं ना। अच्छा, वेस्कुलर फिनोमिना, वेस्कुलर फिनोमिना जो हम लोग देख रहे थे वेसल्स के बंद होने से ना, उसमें आ गया अपने पास जॉन विलियंस आ गया, और ये बाकी थ्रोम्बस वगैरह आ गए, हेमरेज वगैरह आ गए। फिर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में ये ऑस्टियल नोड्स आ गया, रोज स्पॉट्स आ गया, यार वो सही कह रहा था, इम्यून कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, मुझे याद आ गई है। इम्यून कॉम्प्लेक्स दोनों चीजें हो रही होती हैं, जो जो थी ना अपने पास वेजिटेशंस, वो ये करवा रही हैं, वेस्कुलर फिनोमिना करवा रही हैं। जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं ना, वो ये करवा रही हैं, ऑस्टियल नोड्स बनना और ये जो रोज स्पॉट्स बनना ना, ये वो करवाते हैं। बाकी ये माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस आ गया, कार्डियो ईसीजी में एकोकार्डियोग्राम में फाइंडिंग आ गई। हाँ, ये माइनर क्राइटेरिया का, ये मेजर क्राइटेरिया का। तो डायग्नोसिस कैसे बनेगा, ये समरी लिखी हुई है उसने ड्यूक्स क्राइटेरिया की, आपने इसको याद कर लेना अगर याद करना हुआ। तो उसने बताया नहीं डायग्नोसिस कैसे बनेगा। इसमें ये था आई गेस कि एक मेजर और दो माइनर हो, पता नहीं, मुझे याद नहीं, एक मेजर या चलो इसको देखना पड़ेगा, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है। एक है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के दो मेजर हो तो डेफिनेटिव है, या फिर एक मेजर और तीन माइनर हो, या तो दो मेजर हो या एक मेजर और तीन माइनर हो, तब आप डेफिनेटिवली डायग्नोसिस कर सकते हो। जबकि जो हमारे पास वो वाला था जोन्स क्राइटेरिया, उसमें क्या था, या तो दो मेजर हो या एक मेजर और दो माइनर हो, बस ये तीन और दो का फर्क है, यहाँ तीन माइनर यहाँ दो माइनर, इसका फर्क है, इजी है दोनों, तो इस पर आप डायग्नोसिस कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेशंस ये यार, अब इसको कौन पढ़े, और ये भी नहीं याद करना क्या सबकी मैनेजमेंट, कौन पढ़ता है इतना, बेसिक बेसिक चीज एक ओवरऑल जनरल बंदा याद कर ले, क्या लिखा हुआ है इतना कुछ। इन्हें बस यही होता है कि आपने, देखो देखो जेंटामाइसिन तो सब में दी जा रहे हैं ना, जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन, और एक जेंटामाइसिन होती है, और दूसरी एक वैंकोमाइसिन होती है, गर्ल्स हाँ वैंकोमाइसिन होती है, वो देनी होती है, जेंटामाइसिन देनी होती है, और पता नहीं कितने हफ्ते के लिए देनी होती है, ये ट्रीटमेंट होता है इसका बस, ठीक है। तो असल तरीका कार तो ये है कि आप ये याद करो, लेकिन ये प्रोफेसर लेवल की बात है। ओके जी, ये भी अपना यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, इसको करने का पता है क्या तरीका है, इसके लिए ना यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे आपको सिस्टम मिल जाएंगे, ये चीजें आपको पढ़ने से याद होनी नहीं, कभी नहीं होनी है, इसको 10 दफा पढ़ लो आप, फायदा नहीं होना इसका। उसकी बजाय पता है क्या करो, आप लोग एक दूसरे पे, मतलब कि कोई जो भी बच्चे हैं वो एक दो बच्चे एक दूसरे पे ना, मतलब कर सकते हो अगर पॉसिबल है, नहीं तो घर में अपने किसी बहन भाइयों पे आप, वीडियोस होंगी यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, अगर कहोगे तो मैं किसी कमेंट में उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, और उसमें आपने ना वो वीडियोस देखो, एक वीडियो देखो उसको रट्टा मार लो, लाइक उसने ऐसे किया फिर उसने ऐसे किया फिर उसने ऐसे किया, और उसी चीज को किसी किसी सिबलिंग पे परफॉर्म कर लो, सही है, या किसी दोस्त पे परफॉर्म कर लो, तो उस तरह पहले उनको याद कर लो। मेरा ये मशवरा है, एग्जामिनेशन तैयार करना है ना, तो एग्जामिनेशन करो, अगर तैयार करना है तो उन पे परफॉर्म कर लो, और उस उनमें से दो दो तीन तीन दफा परफॉर्म करो, चार चार दफा परफॉर्म करो एक दूसरे पे। जब वो आप वीडियोस जितना जितना वीडियोस में करें उतना आपको आ जाए ना, फिर मेरी वजह से जितना मर्जी इसको पढ़ो, ये चीजें अगर अगर आपने वैसे पढ़नी है तो ये चीजें नहीं याद रहेंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों की मर्जी है।
ये यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अगर करना भी हो ना कहीं से, तो वो अपने पास है, क्या नाम था बुक का? बेड साइड्स। बेड साइड्स में थोड़ा प्रिसाइज़ है, वैसे है तो उसमें भी प्रिसाइज़ नहीं, अच्छा खासा ही है। लेकिन ये है कि चलो अगर आपने करना ही है तो आप वहाँ से कर लो, वो ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। सही है? तो ये आपने नहीं किया। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।